जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशंस, जहां हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अमला अशोक रुइया। वैसे तो एक पर्सन ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जिसमें हम एक व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस टॉपिक में आज के मैं आपको पहले ही बता दूं, नॉट ओनली दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट, इस पर्सन के साथ साथ इसके लिए जो प्रोसीडिंग हुई है, मतलब जिसके लिए हम इसे पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मेन टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दैट इज रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जिसका पहला एडिशन भारत में ऑर्गेनाइज किया गया। ये इंडिया के लेट एंड एक लीडिंग मीडिया पर्सन रामोजी राव की याद में आयोजित किया गया है और ये पहला एडिशन है, 2025 का पहला एडिशन है। तो पहले संस्करण की वजह से ये अवार्ड और भी खास हो जाता है। रूरल कैटेगरी यानी कि ग्रामीण विकास की श्रेणी में अमला अशोक रुइया को चुना गया है, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्सीलेंट काम के लिए यानी एक्सीलेंट वर्क्स के लिए यह अवार्ड दिया गया है। क्या किया है बेसिकली, तो इसमें देखो एक बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं ना, बहुत पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने का है कि क्यों मैंने ये टॉपिक आपके लिए चूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो अमला अशोक रुइया है, जिनकी हम ये बात कर रहे हैं, जिनका फोटो आप इस टाइम पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, शी इज ऑल्सो नोन एज द वाटर मदर। इन्हें वाटर मदर के नाम से जाना जाता है इंडिया में। और वाटर मदर के नाम से क्यों जाना जाता है, तो वाटर मदर के नाम से जानने का भी एक कारण है। पहला, 2003 में यानी कि वर्ष 2003 में इन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट स्टैब्लिश किया था। उस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम था आकार चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आकार चैरिटेबल ट्रस्ट का काम क्या था? अमला अशोक रुइया की लीडरशिप में आकार चैरिटेबल ट्रस्ट ने भारत के कई सारे स्टेट्स में यानी राज्यों में 300 से भी ज्यादा ऐसे रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सूखे से ग्रस्त हो गए थे, दे वर कंप्लीटली इन द कंडीशंस ऑफ ड्रॉट, पूरी तरह से सूखा पड़ गया था, ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका था, रेनफॉल का परसेंटेज बहुत कम था, स्पेशली इन द राजस्थान एंड गुजरात एरियाज। ऐसे 300 से भी ज्यादा गांवों को वापस से पानी से भर दिया, यानी कि दे बिकेम अगेन द वाटर लैंड्स, जो कि वाटरलेस लैंड में कन्वर्ट हो चुके थे। ऐसा करने से वहां की इकोनॉमिकल लाइफ, वहां की सोशल लाइफ, डेफिनेटली वहां की जो एक लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इंप्रूव हुए हैं और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाई। तो अमला अशोक रुइया के इन एफर्ट्स को देखते हुए अमला अशोक रुइया को इस साल के पहले रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए चुना गया है। और किस कैटेगरी में चुना गया है, आपको याद रखना है कि ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट जो कैटेगरी है, जो श्रेणी है, उसमें इन्हें चुना गया है और यह अवार्ड दिया गया है। अब दूसरी चीज देखो, एक तो चीज आपको याद रखनी है, पहला जो पॉइंट है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट एडिशन ऑफ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स है। मैं लिख देता हूं, आप इसको समझ लीजिएगा, दैट इज फर्स्ट एडिशन ऑफ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको जो याद रखना है दैट इज ये रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड हैदराबाद में जो अवार्ड फंक्शन है वो कहां ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप कहेंगे हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया भैया, ठीक है, हैदराबाद में। दूसरा, इस अवार्ड फंक्शन को चेयर किसने किया, यानी कौन इसका अध्यक्ष था, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन। बहुत लोगों को शायद इसका ये नाम भी नहीं पता हो, तो वो लोग भी इसको याद कर लीजिएगा, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है वो इसी साल भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति इसके पूर्व थे जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, जिसकी वजह से बाद में फिर सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। तो सीपी राधाकृष्णन तो वैसे भी इस साल इंपॉर्टेंट रहेंगे और इस अवार्ड फंक्शन की इन्होंने अध्यक्षता की है। ही चेयर्ड दिस अवार्ड फंक्शन। किसे अवार्ड मिला है? अमला अशोक रुइया को। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इन्हें वाटर मदर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने उन क्षेत्रों में बड़ा काम किया है, दैट इज फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, दैट इज फॉर द नेशन बिल्डिंग, दैट इज फॉर द सर्विस, राइट, फॉर द ह्यूमन काइंड। तो इसलिए इन्हें इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है वो है कार्टेल डी लॉस सोलिस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है इंटरनेशनल अफेयर्स का पार्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हालिया तौर पर, ये एक संगठन है, ये संगठन कहां से ऑपरेट किया जाता है? वेनेजुएला से ऑपरेट किया जाता है। वेनेजुएला कहां पर है? एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है ये वेनेजुएला। इस वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में कार्टेल डी लॉस सोलिस नाम से, कार्टेल डी लॉस सोलिस नाम से एक संगठन कार्य करता है। इस संगठन का काम क्या है?
ये संगठन बेसिकली एक ड्रग कार्टेल है, ड्रग माफिया आप बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इस संगठन का मुख्य रूप से काम जो है वो ये है कि साउथ अमेरिका में जो कोलंबिया नाम का रीजन आता है, बोलिविया जो है उसका पड़ोसी देश है, उसका नेबरिंग कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया नाम के देश में कोकीन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है और उसके साथ वहां से सबसे ज्यादा दुनिया में सप्लाई होती है। ये जो कोलंबियन कोकीन है, इस कोकीन को सबसे ज्यादा वेनेजुएला के रास्ते ही यूरोप में, सेंट्रल अमेरिका में और अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड या अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में सर्कुलेट किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। तो उसे वहां से ट्रांसफर करने के लिए या वहां से ड्रेन करने के लिए जो पाथवे है या जो पैसेज है वो वेनेजुएला देता है। और वेनेजुएला में इस चीज को ऑपरेट कौन कर रहा है? ये कार्टेल ऑपरेट कर रहा है, जिसको नाम दिया गया है कार्टेल डी लॉस सोलिस। बेसिकली इस कार्टेल का मतलब क्या है? इस कार्टेल का मतलब होता है कार्टेल ऑफ द सन्स, यानी कि सूर्यों का कार्टेल। कार्टेल एक ग्रुप को कहते हैं। बेसिकली तो एक बिजनेस ग्रुप के लिए इसको यूज किया गया था, लेकिन कार्टेल शब्द बाद में ज्यादातर माफियाज में या कि फिर जो बोल सकते हैं कि जो ब्लैक ट्रेड होता है, काला धंधा जिसे हम कह सकते हैं, काला व्यापार, उसमें काम करने वाले लोगों ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कंसर्न ये है कि हालिया तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने इस कार्टेल को एक आतंकवादी गुट घोषित किया है। इस कार्टेल को पूरी तरीके से एक अवैध गुट घोषित किया है। इस कार्टेल को पूरी तरीके से एक इलीगल ग्रुप डिक्लेयर किया है। किसने किया? यूएसए। तो वही चीज इसमें बोल रहे हैं दैट इट इज अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आपराधिक संगठन है। कैसा संगठन है? ये एक आपराधिक संगठन घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? और इसमें अच्छा टेररिज्म से लिंक हो सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है? जितने भी माफियाज ड्रग डीलिंग में काम करते हैं, डेफिनेटली उनकी स्पॉन्सरशिप सी किसको जाती है? टेररिज्म को जाती है। क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर में जितने भी काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? वो उसी ब्लैक ट्रेड से आने वाले फंड से तो काम कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको लेकर एक चिंता जताई है और अपने देश में से पूरी तरीके से क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो जानने वाली बात है वो सुनो। इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि इसका नाम कार्टेल डी लॉस सोलिस यानी कि कार्टेल ऑफ द सन्स क्यों पड़ा है? उसका कारण है वेनेजुएला के गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करने वाले हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स, स्पेशली वहां के मिलिट्री रैंक के ऑफिसर्स, जैसे वहां की आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स नहीं, हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स, राइट, लाइक द चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, रिटायर्ड चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यहां तक कि वहां के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के कार्यालय में काम करने वाले भी बड़े बड़े अधिकारी इसके सदस्य हैं। वो लोग ये चैनल्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये भ्रष्ट तंत्र है। इट इज अ करप्टेड सिस्टम ऑफ वेनेजुएला, जिसे कार्टेल डी लॉस सोलिस कहा गया। इसलिए इसको कार्टेल ऑफ सन्स कहा गया। इसका नाम ऐसे आया था कि ज्यादातर मिलिट्री रैंक्स के ऑफिशियल्स, आर्म फोर्सेस ऑफिशियल्स जो थे इसमें इंक्लूड हुए, तो वो लोग अपने कंधों पर जो इंसाइनियाज लगाते थे। तो वेनेजुएला में जो इंसाइनियाज हैं वो येलोइश कलर के होते हैं और मेटेलिक होते हैं, और उनमें सन यानी कि सूरज की एक जो है आकार वो बना होता है। इसीलिए उस सन की वजह से इसे कार्टेल ऑफ द सन्स यानी कि वहां की लैंग्वेज में कार्टेल डी लॉस सोलिस नाम दिया गया। तो अमेरिका ने इसे हालिया तौर पर हाईलाइट किया है दुनिया के सामने, और यूरोपियन और मिडिल जो अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके साथ उन्होंने ये उनसे कहा है कि आप इसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ट्रीट करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ये जो ड्रग सप्लाई है उसे रोक सके दुनिया में, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सके, उन्हें प्रोहिबिट कर सके। राइट, चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक आता है गोवा। गोवा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एन स्टेट ऑफ इंडिया। ये भारत का एक राज्य है, तटवर्ती राज्य है, जो कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर आता है। अरेबियन सी से ये सीमा जोड़ता है, और तटवर्ती क्षेत्रों में किसी भी राज्य में देखा जाए तो इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के पूर्ण राज्यों में सबसे छोटा है जो तटवर्ती राज्य है ना। तो जब हम इस राज्य की बात कर रहे हैं, इसने ऐसा क्या कर दिया भैया जो इसको हम पढ़ रहे हैं? भैया गोवा ने साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कॉल्स को 100% रिस्पॉन्स देने का सबसे पहला कीर्तिमान अपने नाम किया है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास भी ऐसे कभी कभी कॉल्स आए होंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, या आपके पास इतना पैसा आपको मिल जाएगा अगर आप ये कर देंगे, या फोन पे पे आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपके अकाउंट में हम इतना पैसा भेजेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज कॉल्स आर कॉल्ड साइबर फ्रॉड, यानी कि जो ऑनलाइन मीडियम से फोन कॉल्स के थ्रू या किसी भी ऐसे ईमेल आईडी के थ्रू किसी भी डिजिटल फॉर्म में आपके साथ कोई फ्रॉड किया जा रहा है, तो उसे हम साइबर फ्रॉड कहते हैं। इस साइबर फ्रॉड के लिए भारत सरकार बड़े लेवल पर काम तो कर ही रही है। कानून भी बनाए गए हैं, कई सारे साइबर सिक्योरिटी यूनिट्स भी तैयार किए गए हैं। भारत के सारे राज्यों ने भी किया है, हमारे यहाँ पर भी है, आपके यहाँ पर भी होगा। बट द प्रॉब्लम इज कि कितना रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। और ये साइबर
जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अदर स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी कितना ज्यादा एफिशिएंट है। अब गोवा ने क्या किया है कि यहां पर एक सर्विस शुरू की गई साइबर फ्रॉड कॉल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज क्लाउड बेस्ड 1930 साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर। एक कॉल सेंटर बनाया है जिस कॉल सेंटर का नाम क्या है, क्लाउड बेस्ड 1930 साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर। इस कॉल सेंटर के शुरू होने के बाद से अभी तक इस पर तकरीबन 5000 से ज्यादा कॉल्स आए हैं, राइट। और इसमें सिर्फ 500 से ज्यादा कॉल्स ही डायरेक्टली आए हैं। मतलब डायरेक्टली का मतलब है आपने कॉल किया और आपने अपनी शिकायत दर्ज करवाई और फिर आपने इंतजार किया कि मेरी शिकायत के निवारण का यानी मेरी शिकायत की सॉल्यूशन का क्या हुआ, ठीक है। लेकिन इस कॉल सेंटर ने इससे आगे बढ़ के काम किया है। वो काम क्या किया है, इसके क्या स्टैंडर्ड्स दिए हैं जो इसने मेंटेन किए हैं। पहला, सर अगर आपने गलती से इनके कॉल सेंटर पे मिस कॉल भी कर दिया है ना, तो वो आपको कॉल का रिप्लाई करके पूछते हैं कि भैया क्या हो गया। इन केस अगर आपने मिस कॉल दे दिया, अमूमन होता क्या है सरकारी विभागों में ऐसी सुविधाएं जो भी ग्रीवेंसेस से रिलेटेड हमें मिलती हैं उसमें हम फोन करते हैं और ज्यादातर तो फोन उठता ही नहीं है, पहली चीज। तो आदमी इसलिए परेशान होता है कि फोन नहीं उठता। और यहां ऐसा है कि अगर आपने गलती से मिस कॉल भी दे दिया तो वो आपको रिप्लाई कॉल करेंगे, वो आपको रिवर्ट कॉल करेंगे कि भैया आपने कॉल किया था। तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ मेंटेन किया गया है, राइट। प्लस डिजिटल वॉइस सिस्टम जो कि वेरी क्लियर वॉइस है, बड़ी क्वालिटीड वॉइस सिस्टम है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। 24x7 चलने वाला कॉल सेंटर है। आप कभी भी किसी भी वक्त 24 घंटे में किसी भी शासकीय या अशासकीय यानी कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन, छुट्टी के दिन आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। ये चालू रहेगा आपके लिए, बिल्कुल स्टार्ट मिलेगा, ये कॉल सेंटर वर्किंग है। प्लस इसके साथ साथ इसमें ऑटोमेटेड कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। आप वहां जो भी बात करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू जितने भी केसेस आते हैं उन केसेस का एक डिजिटल रिकॉर्ड अपने आप बनता चला जाएगा और वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता चला जाएगा, जिससे ह्यूमन एफर्ट्स बचेंगे और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली काम हो पाएगा। तो इसलिए गोवा को हालिया तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है क्या करने के लिए, 100% साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कॉल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए। दिस इज द अचीवमेंट। और ऐसा करने वाला गोवा इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का पहला राज्य बना है। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक अगेन एक डिफेंस एक्सरसाइज है भैया। इतने सालों से इतने दिनों से, सॉरी मैं सालों बोल रहा हूँ, इतने दिनों से हम डिफेंस एक्सरसाइज लगातार पढ़ रहे हैं, अब एक और आ गई। सबको रिवाइज कर लो, एक साथ लिस्ट बना लो, सारी की सारी बहुत इजीली याद हो जाएंगी। एंड दैट इज नाउ गरुड़ 2025, राइट। वैसे ये जो एक्सरसाइज है आपको इसमें याद क्या रखना है, पहली चीज ये एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। भारत और फ्रांस नाम के देश है, इनके बीच में होती है। इसका पहला एडिशन कब शुरू किया गया था, इसका पहला संस्करण शुरू किया गया था 2003 में, इन द ईयर 2003, राइट। और जब इसका पहला संस्करण शुरू किया गया था तो वो कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, वो ग्वालियर बेस पर, ग्वालियर एयर बेस जो इंडिया में मौजूद है मध्य प्रदेश स्टेट में, वहां किया गया था। और अब जो 2025 का एडिशन इसका शुरू किया गया है वो फ्रांस के शहर मॉन्ट डी मार्शा में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहां, मॉन्ट डी मार्शा में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये लिखा है, राइट। मॉन्ट डी मार्शा में गरुड़ 2025 एडिशन शुरू किया गया है। अब सवाल यह है कि इसके नाम से ही क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद करने में या समझने में कि ये एक एयर फोर्स की एक्सरसाइज है, यानी कि एक एयर एक्सरसाइज है। इसमें जॉइंट एयर स्ट्राइक ऑपरेशंस, जॉइंट एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस, जॉइंट एयर काउंटर अटैक ऑपरेशंस, सरफेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को और साथ ही साथ इंट्रोपैरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए दो एयर फोर्सेस के बीच में इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया। इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। इस एक्सरसाइज में इस साल इंडिया ने जो अपने एयर फोर्स के वेपन सिस्टम्स और जो टेक्नोलॉजीज और जो एयरक्राफ्ट भेजे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सुखोई M30 MKI है, जो एक रशियन टेक्नोलॉजी है, भारत के लिए एक भरोसेमंद एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसके साथ IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स यानी कि फ्यूल टैंकर कह सकते हो, तो ये रिफ्यूलर्स भेजे गए हैं। C-17 ग्लोब मास्टर, ये एक बहुत बेहतरीन एयर ट्रांसपोर्ट करियर है। C-17 ग्लोब मास्टर क्षमता के दृष्टिकोण से देखा जाए, एफिशिएंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस समय इंडिया के पास सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट करियर है। इसके अलावा हमारे पास हरक्यूलिस, सुपर हरक्यूलिस भी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये गरुड़ एक्सरसाइज कुछ एक पॉइंट्स इसमें याद रखने के हैं। पहला, मॉन्ट डी मार्शा में इस साल फ्रांस में ऑर्गेनाइज की जा रही है।
एयरफोर्स यानी कि एयर स्ट्राइक है, एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है। ये 3-4 टॉपिक्स ही हैं, अगर देखना हो तो पहला संस्करण 2003 में ऑर्गेनाइज हुआ। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये ऑल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज की जाती है, होस्ट की जाती है, सॉरी, ऑल्टरनेटिवली होस्ट की जाती है। होस्ट करने का मतलब क्या हो गया, एक बार इंडिया करता है और एक बार फ्रांस करता है, फिर उसके बाद इंडिया और फिर फ्रांस, ऑल्टरनेटिव ऑर्डर कंटिन्यूअसली चलता रहता है, राइट। चलिए, ये आज के 4 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के करंट अफेयर्स में। आई होप these will be beneficial for you in your examination। पढ़ते रहिए भैया, शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। कोई भी डाउट है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे कोई भी चीज हमें बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। यू आर वेरी फ्री फॉर अस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।